गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नया टॉपिक ग्रामर का हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज वॉइस। जिसे आप हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस क्रिया का वो रूप जो बताता है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता वो कुछ कर रहा है या उसके द्वारा कुछ किया जा रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसे शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। बहुत सरल सा एग्जाम्पल, हम पहले कई बार ले चुके हैं। यहां पे शी है सब्जेक्ट, राइट्स है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेटर है ऑब्जेक्ट। वह एक पत्र लिखती है। यहां हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को सामने लिया है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये बताया गया है। कर्ता या सब्जेक्ट पहले आया है। इस फॉर्म को कहेंगे हम एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां कर्ता एक्टिव है, पहले आया है, उसे आपने पहले लिखा है। अब कर्ता को महत्व ना देके उसके द्वारा किए हुए कर्म को महत्व दिया जाए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। कर्ता की जगह कर्म आ जाए, कर्म की जगह कर्ता चला जाए। चलिए, अ लेटर इज रिटन बाय हर। यहां हमने क्या किया, कर्ता की जगह कर्म हम ले आए और ऑब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये जो तरीका है सेंटेंस को बोलने का, ये हो गया पैसिव वॉइस। निष्क्रिय, पैसिव कर दिया हमने, कर्ता को लास्ट में डाल दिया, उसका इंपॉर्टेंस यहां पे हमने कम कर दिया। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? एक्टिव वॉइस में कर्ता पहले आता है, यानी कर्ता को इंपॉर्टेंस देते हुए हम बताते हैं कि इसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। पैसिव वॉइस में कर्ता की जगह कर्म आ जाता है, हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्ट मीन्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म। कर्म को महत्व देते हुए कर्ता को सिर्फ हम इसलिए कि एक पत्र उस लड़की के द्वारा लिखा जाता है। लड़की आ गई लास्ट में, यहां हमने कर्ता को लास्ट में कर दिया, तो ये क्या बन गया? पैसिव वॉइस। समझ में आ गया आपको? तो वॉइस, अगर इसकी डेफिनेशन बोलें वाच्य की या वॉइस की, वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows whether what is denoted by subject, what is denoted by subject डिनोटेड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा प्रदर्शित करना। डज समथिंग, कुछ करता है, और something has been done to it।
क्या उसके द्वारा कुछ किया जाता है। ये इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर है। आप कर्ता पहले लिख रहे हैं, देखिए मीनिंग इसमें चेंज नहीं हो रही है। एक चीज को आपको क्लियर करना है, हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है और सब्जेक्ट के प्रोनाउन फॉर्म में चेंज आ रहा है। शी यहां पे जाके हर हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में था हमने उसको उठा के लास्ट में कर दिया। द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट मीन्स ऑब्जेक्ट जो लास्ट में था हमने उसको इंपॉर्टेंस देते हुए सबसे सामने कर दिया। क्लियर? एक क्वेश्चन, वह एक पत्र लिखती है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। मीनिंग में कोई चेंजेस हैं क्या? मीनिंग इज द सेम। वह एक पत्र लिखती है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो हमको कब एक्टिव वॉइस यूज करना है और कब पैसिव वॉइस यूज करना है, स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में? आप कैसे क्लासिफाई करेंगे कि इस सेंटेंस को एक्टिव में बोलना ठीक है, इस सेंटेंस को पैसिव में बोलना ठीक है? किसी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट पहले ला रहे हैं, किसी में ऑब्जेक्ट पहले ला रहे हैं। कैसे इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए, सोचिए सोचिए। मीनिंग में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। वह एक फल खाता है, एक फल उसके द्वारा खाया जाता है, मीनिंग वही है। तो हमको क्या बोलना चाहिए, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस? आपने कुछ सोचा? चलिए हम आपको बताते हैं। When to use active voice? आपको किन सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस में बोलना चाहिए? जहां आप सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। आ रहा है समझ में? जहां आप कर्ता को महत्व देना चाह रहे हैं, जहां सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, वहां पे आप कौन सा वॉइस यूज करेंगे? एक्टिव वॉइस। एक छोटा सा एग्जांपल, द प्रिंसिपल delivered a speech। ठीक है, यहां पे भाषण देने वाला कौन है? प्रिंसिपल, प्राचार्य ने एक भाषण दिया। इसी को हम पैसिव में अगर बोलते हैं तो a speech was delivered by the principal। एक भाषण प्रिंसिपल प्राचार्य के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब हमको महत्व किसको देना है? भाषण को देना है या प्राचार्य को देना है? आप पहले ये क्लियर कर लीजिए। प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषण किसने दिया? प्रिंसिपल ने दिया। सिंपली अगर आप इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बोलेंगे या लिखेंगे तो पढ़ने वाले का, सुनने वाले का ध्यान पहले किसकी ओर जाएगा? प्रिंसिपल के ऊपर। आ रहा है समझ में? आपको सब्जेक्ट को महत्व देना है। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको सब्जेक्ट को महत्व देना है, आप उन वाक्यों को कौन सी वॉइस में बोलेंगे? एक्टिव वॉइस। क्यों? बिकॉज इन द एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है।
जैसे ही आप एक्टिव वॉइस में उस सेंटेंस को बोलेंगे या लिखेंगे, पढ़ने वाले सुनने वालों का ध्यान सीधा किस पे जाएगा? सब्जेक्ट पे जाएगा। तो जहां आपको ध्यान खींचना है उसी चीज को तो आप पहले बोलेंगे ना। समझ में आया अच्छी तरह से? अब व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस, हमको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहां करना है? कम से कम इसको देखते हुए अंदाज लगाइए। चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर आप बताइएगा। The engineers built a bridge across the river. Across the river. ठीक है? a bridge was built across the river by the engineers. सेंटेंस समझिएगा। The engineers built a bridge across the river. इंजीनियर्स ने एक पुल बनाया नदी के आर पार। ठीक है? अब ये कौन सी वॉइस है? पहचानिए। वाई? एक्टिव क्यों है? इसलिए एक्टिव है क्योंकि ब्रिज को बिल्ड करने वाले, पुल को बनाने वाले इंजीनियर्स हैं और वो पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट पहले आया हुआ है। ओके? बिल्कुल इस चीज को क्लियर रखिए। कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा जाए तो आपको रिकॉग्निशन आना चाहिए कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। When subject comes first, the sentence is in active voice. When instead of subject, the object comes first, it is in passive voice. यहाँ पे सीधे लिख रहा है engineers built a bridge across the river. That means engineers subject है। तो जब सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ऑफ कोर्स सेंटेंस किस उसमें एक्टिव वॉइस में। सेकेंड सेंटेंस, अ ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर बाय द इंजीनियर्स। एक पुल बनाया गया नदी के आर पार इंजीनियर्स के द्वारा। ये कौन सी वॉइस है? पैसिव। क्यों? ऑब्जेक्ट पहले आया। मुझे ये बताइए, आपके सामने ये सेंटेंस एक्टिव में भी है और पैसिव में भी है, कौन से वॉइस में इसको बोलना ज्यादा सही है? वाई? पैसिव में बोलना सही है। अगर आप बोलेंगे पैसिव में बोलना सही है तो भी मेरा प्रश्न रहेगा क्यों, और आप बोलेंगे इसको एक्टिव में बोलना सही है तो भी मेरा प्रश्न रहेगा क्यों। अच्छा, द्वारा बनाया गया है तो हाँ, आगे ठीक है, कम ऑन, जस्टिफाई कीजिए। उनके द्वारा बनाया गया, ठीक कह रहे हैं आप, इसलिए उसको पैसिव में बोलना सही है। आपका कहना, कौन सी वॉइस यूज करना सही होगा? देखिए, चलिए हम बताते हैं। पैसिव में बोलना सही है इसलिए क्योंकि अगर हम यहां से बाय द इंजीनियर्स को हटा दें, ठीक है, और हम सिर्फ बोलें अ ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, नदी के आर पार एक पुल बनाया गया, तो आप क्या समझेंगे? पुल डॉक्टर ने बनाया, पुलिस ने बनाया, किसने बनाया? इंजीनियर ने बनाया होगा। बाय द इंजीनियर्स बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये तो अपने आप में क्लियर है कि पुल बनाने वाले कौन होंगे? इंजीनियर्स होंगे। तो यहां कर्ता या सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। आप अगर यहां नहीं भी बोलेंगे, आप इसको
मिटा दीजिए, दबा दीजिए, छुपा दीजिए, फिर भी जो सुनने वाला है वो अ ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, इसको सुन के समझ जाएगा कि पुल बनाने वाले कौन होंगे, इंजीनियर्स होंगे। तो इंजीनियर्स को महत्व देना इंपॉर्टेंट है कि इंजीनियर्स के द्वारा किए हुए काम को महत्व देना जरूरी है। यहाँ काम महत्वपूर्ण है, पुल का बनना महत्वपूर्ण है, ना कि सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। तो जहां कर्ता महत्वपूर्ण है वहां आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, जहां कर्ता महत्वपूर्ण ना हो करके उसके द्वारा किया हुआ कार्य यानी कि द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, वहां वो आप कौन सी वॉइस यूज करेंगे, पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इज इट क्लियर, क्लिस्टर क्लियर, एकदम सही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बोलिए। चलिए मैं एक सेंटेंस और लिखती हूं और आप मुझे बताएंगे कि वो सेंटेंस कौन सी वॉइस में होना चाहिए। जैसे the police caught a thief। ठीक है, the police caught a thief। A thief was caught by the police। चलिए बताइए कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस ज्यादा बेटर है। इट्स वेरी सिंपल, द पुलिस कॉट अ थीफ कौन सा वॉइस है, एक्टिव। व्हाई, सब्जेक्ट पहले है, वेरी गुड। ठीक है, अ थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस कौन सा वॉइस है, पैसिव, क्योंकि थीफ क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए आप इस वाक्य को बोलने के लिए कौन सी वॉइस का इस्तेमाल करेंगे, बताइए। इट्स वेरी सिंपल, आपकी थोड़ी सी मदद करते हैं, हम इस बाय द पुलिस को गायब कर देते हैं। चलिए अब बताइए, पैसिव, एक चोर पकड़ा गया। अगर ये कहा जाता है एक चोर पकड़ा गया तो आप क्या सोचेंगे, चोर पकड़ने वाले डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे? सिंपली चोर पकड़ने वाला कौन होगा, पुलिस। तो इंपॉर्टेंस किसका है, एक्शन का है। कर्ता अंडरस्टूड है, आप अगर कर्ता नहीं भी बताएंगे तो भी सुनने वाला आसानी से समझ जाएगा कि चोर पकड़ने वाली कौन है, पुलिस ही है। तो ऐसे वाक्य जहां कर्ता का उतना महत्व नहीं है जितना कि उसके द्वारा किए हुए कर्म का, वहां पे आप कौन सी वॉइस यूज करेंगे, पैसिव वॉइस यूज करेंगे। जहां कर्ता इंपॉर्टेंट है वहां पे आप कौन सी वॉइस यूज करेंगे, एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। अब एक एग्जाम्पल और लिखती हूं। तुलसीदास wrote रामचरित मानस। ठीक है, रामचरित मानस was written by तुलसीदास। बताइए कौन सी वॉइस है और कौन सी वॉइस में बोलना ज्यादा सही होगा। तुलसीदास रोट रामचरितमानस
कौन सी वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस, क्योंकि तुलसीदास क्या है? सब्जेक्ट है। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास, यहाँ रामचरितमानस क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये वॉइस कौन सी हो गई? ये कौन सी वॉइस हो गई? पैसिव वॉइस। अब मुझे बताइए, ये इस तरह का वाक्य आपके सामने हो तो आप एक्टिव वॉइस में बोलेंगे या पैसिव में बोलेंगे? तुलसीदास ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं कहूं तुलसीदास ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए इसको समझते हैं। जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, तुलसीदास भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना उनका लिखा हुआ ग्रेट एपिक रामचरितमानस। ऐसे वाक्यों को जिनमें कर्ता और उसके द्वारा किया हुआ कर्म दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां हमको देखना है किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। बात अगर तुलसीदास के बारे में हो रही है, ग्रेट पोएट्स के बारे में हो रही है, तो आप चाहेंगे कि सुनने वाले पढ़ने वालों का ध्यान सीधा किस ओर जाए? सब्जेक्ट की ओर जाए। तो आप उस समय इस वाक्य को किस में बोलेंगे? एक्टिव वॉइस में बोलेंगे, क्योंकि सुनने वाला सीधा इस नाम को देखेगा। और अगर बात हो रही है ग्रेट एपिक्स की, महान महाकाव्यों की, तो आप इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बोलेंगे, जिससे सुनने वालों का ध्यान सीधे रामचरितमानस पे जाए। इज इट क्लियर? कहाँ पे एक्टिव वॉइस, कहाँ पे पैसिव वॉइस, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? जहाँ कर्ता महत्वपूर्ण है वहाँ एक्टिव वॉइस यूज कीजिए, जहाँ कर्ता महत्वपूर्ण ना होकर के अंडरस्टूड है, वेग प्रोनाउन है, वहाँ पे आप कौन सा वॉइस यूज करेंगे? पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इसके साथ ही साथ एक फाइनल चीज जो ध्यान में रखने की है, कर्ता और कर्म दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ डिपेंड करेगा कि कौन से कंटेक्स्ट में बात हो रही है। जिस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, अगर सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, सब्जेक्ट पे बात हो रही है, आप चाहेंगे कि आपके पढ़ने और सुनने वालों का ध्यान कहाँ पे जाए? सीधा कर्ता के ऊपर जाए। तो आप वहाँ पे एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। और आपको लग रहा है कि जिस विषय पे बात हो रही है उस पे हमारे कर्ता की जगह द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट यानी कर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस समय में आप कौन सा वॉइस यूज करेंगे? पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इतना एकदम क्लियर हो गया आपको? चलिए, अब जिस तरह से हमने टेंसेस देखे थे, 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक एक टेंस में सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। इससे पहले मैं चालू करूं, मैं आपको बता दूं कि प्रोनाउंस एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में जब जाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन, वो चेंज किस टाइप का रहता है? एक छोटा सा कन्वर्शन टेबल हम आपको बता रहे हैं, यू नोट इट डाउन। एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अगर एक्टिव वॉइस में आई आया है, पैसिव में जाके वो मी में चेंज हो जाएगा। यू ही रहता है। ही, हिम, शी, हर, दे, देम, और वी, अस। ये कन्वर्शन है। जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे एंड वाइस वर्सा, तो इस तरह से चेंज होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कंप्लीट टेंसेस सारे इंडेफिनिट, सारे कंटिन्यूअस, सारे परफेक्ट एंड सारे परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज का बस आपको ध्यान रखना है, इन 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। और ये 4 टेंसेस हैं, आपको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट वन इज
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सेकेंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, and fourth future perfect continuous tense. No passive. इनका पैसिव नहीं होता। बचे हुए 8 टेंसेस हैं, उन 8 टेंसेस में किस तरह से फॉर्म्स चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, चलिए उनको देखते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? लेट्स बिगिन विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense, आपको स्ट्रक्चर मालूम है, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज या आर। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पैसिव वॉइस में क्रिया हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में रहेगी। वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। जैसे he reads a book, वह एक किताब पढ़ता है। he यहां पे क्या है? सब्जेक्ट, reads वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बुक ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला देखते हुए आप पैसिव वॉइस का फॉर्मूला फॉलो कीजिए और इसको बनाइए पैसिव वॉइस में। ये सेंटेंस अभी है कौन सा वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। चलिए पैसिव करें। सबसे पहले क्या आ जाएगा? अ बुक, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज या आर। वेरी गुड, अ बुक इज। आगे रेड, काम किसके द्वारा किया गया इसलिए आपको एजेंट लगाना है, बाय द्वारा किया गया के लिए। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही है, जो मैंने आपको कन्वर्शन टेबल में बताया किस में चेंज हो जाएगा? हिम। एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। शी बॉट, सॉरी प्रेजेंट चल रहा है, हम बाइज लेंगे। शी बाइज अ बॉक्स। चेंज कीजिए।
A box is buy, bought, and third form is also bought. A box is bought by her. कन्वर्शन को ध्यान में रखिएगा, शी करेंगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। इसी तरह से दे ब्रिंग सम चेयर्स। बनाइए। यहां पे दे क्या है, सब्जेक्ट, ब्रिंग है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सम चेयर्स है ऑब्जेक्ट। अब आप सम चेयर्स को लीजिए सामने, चलिए कैसे बनेगा, सम चेयर्स इज या आर, हाँ चेयर्स कुर्सियां, है ना। तो some chairs are, आपके सामने जो हेल्पिंग वर्ब है दैट इज ब्रिंग, तो ब्रिंग को कैसे चेंज करेंगे, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। बताइए, some chairs are brought, आगे बाय, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक आध सेंटेंस और करते हैं, देखें आप लोगों से बन रहा है। The students learn French. बनाइए। The students क्या हो गया यहां पे, सब्जेक्ट, learn मुख्य क्रिया, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, फ्रेंच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आपको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेंच को सामने लाना है ना। तो क्या हो जाएगा ये, फ्रेंच इज लर्न्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, बन जाएगा। एक्टिव से पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज देयर एनी प्रॉब्लम, यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, नाउ द नेक्स्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो चेंजेस हैं इन दोनों टेंसेस में उसको ज्यादा ध्यान से देखेंगे। यहां वर्ब जो आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखी थी, इट विल चेंज इनटू वर्ब सेकेंड फॉर्म। ओके, अब आपको याद हो जाना चाहिए, इतना आप टेंस पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल जबानी कोई नींद से भी उठा के पूछे तो बनना चाहिए। वर्ब सेकेंड फॉर्म, और इज आर की जगह यहां पे अब क्या आ जाएगा, वॉज वेयर। ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिया जो होती है वो सिर्फ अपने थर्ड फॉर्म में ही रहती है सभी टेंसेस में, तो यहां पर भी जो क्रिया है वो अपने थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे
शी wrote a long story. उसने एक लंबी कहानी लिखी। पैसिव में कीजिए, शी यहाँ पे आपके पास में सब्जेक्ट है, रोट है वर्ब का सेकंड फॉर्म और लॉन्ग स्टोरी है ऑब्जेक्ट। ओके, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बोलता है आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट आपके पास में क्या है? अ लॉन्ग स्टोरी। A long story। आगे was या where? एक स्टोरी है तो क्या आ जाएगा? was। A long story was, sorry, written by, अब देखिए यहां पे है शी, तो आप शी को जब चेंज करेंगे किस में आ जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? हर। एग्जैक्टली, अ लॉन्ग स्टोरी वॉज रिटन बाय हर। यू डिड योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके, तुमने अपना काम किया, रादर यू डिड योर वर्क। बनाइए, वेरी सिंपल। यू यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है, डिड है वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में, योर वर्क है ऑब्जेक्ट। ओके, अब पहचानना ये है कि डिड का थर्ड फॉर्म, तो यू मस्ट नो डू इज द फर्स्ट फॉर्म, डिड इज द सेकेंड फॉर्म एंड डन इज द थर्ड फॉर्म। ठीक, चलिए बनाइए, कैसे बनेगा? योर वर्क है, योर वर्क वॉज, आगे डन, योर वर्क वॉज डन बाय यू। वेरी गुड। दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस वन इज पैसिव वॉइस। क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? बनेगा? कोई प्रॉब्लम? The children played cricket. बनाइए, एकदम सरल है, एकदम इजी है। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। चलिए किस तरह से करेंगे? सबसे पहले क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपने देखा आज दो टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आपने ये जाना कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, पैसिव वॉइस जिसमें कि ऑब्जेक्ट पहले आता है। वी गिव इम्पोर्टेंस टू द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं इसका मतलब कि हम कर्ता को महत्व ना देके किसको महत्व दे रहे हैं? कर्ता के द्वारा किए हुए कर्म को महत्व दे रहे हैं। जहां कर्ता महत्वपूर्ण है, आपको लगता है कर्ता को इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, वहां पे एक्टिव वॉइस यूज करेंगे। जहां आपको कर्म को महत्व देना है वहां पे आप कौन सा वॉइस यूज करेंगे? पैसिव वॉइस। और जिस सेंटेंस में कर्ता और कर्म इक्वली इंपॉर्टेंट है वहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बात कर्ता के विषय में हो रही है तो आप एक्टिव वॉइस यूज करेंगे, बात उसके द्वारा किए हुए कर्म के विषय में हो रही है तो आप कौन सा वॉइस यूज करेंगे? पैसिव वॉइस यूज करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल सी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड अदर टेंसेस। थैंक यू।